हमारी बड़ी खबर यह है कि पालघर में संतों की हत्या मामले पर लीपापोती की कोशिश क्यों हो रही है। दो तस्वीरें दिखाता हूं किस तरह से पालघर में 6 पुलिस वाले कम से कम हमको तस्वीरों में दिखाई दिए, उन्होंने संत को भीड़ के हवाले कर दिया और कैसे एक भीड़ से एक सिख कांस्टेबल ने, सिख पुलिस वाले ने एक मुस्लिम युवक को बचाया। ये देखिए, ये तस्वीरें दोनों वायरल हो रही हैं। उत्तराखंड पुलिस के गगनदीप सिंह का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो पालघर में संतों की हत्या के बाद तेजी से वायरल होने लगा। गगनदीप सिंह उत्तराखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। मई 2018 में गगनदीप सिंह ने एक मुस्लिम युवक को भीड़ से बचाया था, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने उन्हें 15 अगस्त को सम्मानित भी किया था। वो अकेले थे और अब ये वीडियो वायरल होने लगा है कि अगर एक पुलिस का जवान एक युवक को बचा सकता है तो क्या 15 से 16 या 6 कहें पुलिस वाले संतों को नहीं बचा सकते हैं। और अगर वहां पर इतना ज्यादा अव्यवस्था थी, भीड़ इतनी उत्तेजित हो चुकी थी, तो अतिरिक्त पुलिस बल क्यों नहीं मंगाया गया? पुलिस वाले तैयारी के साथ क्यों नहीं गए? एसपी गगन सिंह ने मेरे साथ बातचीत में साफ साफ स्वीकारा था कि जो पुलिस वाले वहां पहुंचे थे उनके पास हथियार नहीं थे। विक्रम सिंह जी, इसे क्या कहेंगे? ये उम्मीद की जाती है डिस्टर्ब्ड एरिया में आप जा रहे हैं तो वहां क्या कबड्डी खेलने जा रहे हैं? बिना हथियार के जाने का क्या मतलब था? ये उम्मीद की जाती 6 कर्मचारी अगर जा रहे हैं, एक कर्मचारी के पास 50 राउंड, तो कम से कम आपके पास 400 राउंड होने चाहिए थे और 400 राउंड से आप किसी फौज का मुकाबला भी कर सकते थे। आपने नहीं किया। आपने जानबूझ करके अपनी विकलांगता और अपनी अकर्मणता का एक परिचय पत्र सब जनता और देश के सामने प्रस्तुत किया। आपसे बहुत ज्यादा की उम्मीद की जाती थी। आपने फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स के किसी भी नियम का पालन नहीं किया। डिस्टर्ब्ड एरिया में आप जा रहे हैं, आप अगर वहां अफवाह फैली थी तो आप तैयारी के साथ, मैं समझता हूं कि और भी ज्यादा ऑटोमेटिक वेपन्स लेके जाने चाहिए थे। आपने जरूरी समझा कि पुलिस साथ जाए, लेकिन यह जरूरी नहीं समझा कि स्वचालित हथियार या हथियार और कारतूस लेकर के जाए। अब इसका जवाब तो आप खुद ही दे सकते हैं कि आपने क्या दावतनामा दिया था बदमाशों को, आओ मारो। बिल्कुल सही विक्रम सिंह जी, लेकिन इस गंभीरता को शायद हमारे पैनल पर बैठे ना तो तहसीन पूनावाला समझ पा रहे हैं और ना ही सुनीत चोपड़ा जी समझ पा रहे हैं। तहसीन पूनावाला, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, उसके बाद मैं जीवीएल नरसिम्हा राव साहब के पास जाऊंगा। वहां पर एक आदमी का नाम बार बार आ रहा है जिसका नाम है फादर पीटर डिमेलो। असली नाम वो उसका प्रदीप प्रभु है, लेकिन वो एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन है और बाकायदा एनएससी की 2 सब कमेटीज का मेंबर रहा है। एनएससी जिसे सुपर कैबिनेट कहा जाता था 10 साल तक, 2004 से 2014 में, वो साफ साफ मानता है कि मनमोहन सिंह और मिसेस गांधी के कहने पर उसने ट्राइबल राइट्स के कानून लिखे। उस आदमी पर आरोप है और वो खुद स्वीकारता है कि हाँ, पहले मैं ईसाई मिशनरीज के लिए वहां प्रचार करता था। इसका क्या जवाब है आपके पास? क्यों ऐसे संबंध आ रहे हैं? क्यों वहां का एक आदमी सडनली सुपर कैबिनेट का मेंबर निकलकर सामने आता है जिसका एक पास्ट थोड़ा क्वेश्चनेबल रहा है? तहसीन पूनावाला जी, जवाब दीजिए। बिल्कुल दूंगा दीपक भाई। आप हमारे मुल्क के सबसे वरिष्ठ पत्रकारों में से एक माने जाते हैं। कौन किस फादर डिमेलो के बारे में क्या कहता है, क्या अफवाह है, उन पर वो खुद कहते हैं, वो खुद कहते हैं सर कि मैं ईसाई मिशनरियों के लिए काम कर चुका हूं जवानी में। वो खुद कहते हैं। मानता हूं सर, मैं मानता हूं, लेकिन इस हत्या से क्या अफवाहें फैलती है उस पर टिप्पणी करने से अच्छा जो ईश्वर निकोले और भाऊ साठे बीजेपी के नेता अरेस्ट हुए हैं, ये तो अफवाह है ये फादर डिमेलो की, और शायद वो गिल्टी होगा और वो चार्ज में पकड़ा जाएगा। लेकिन जो बीजेपी के नेता अरेस्ट हुए, अच्छा ठीक है, नेता है, आपने नाम बताए, नेता है, आपने नाम बताया, मुझे बता दीजिए उनका पद क्या है? बीजेपी के नेता है, उनका पद क्या है? ब्लॉक के हैं, शहर के हैं, गांव के हैं, तालुका के हैं, पंचायत के हैं, जिला के हैं, संभाग के हैं, राज्य के हैं, देश के हैं? बताइए क्या करते हैं और क्या करते हैं भारतीय जनता पार्टी में, ये बता दीजिए। जी सर, आज वे भारतीय जनता पार्टी में, आज की तारीख में वे पोस्ट होल्डर है भारतीय जनता पार्टी पालघर में। कौन सी पोस्ट बताइए ना सर, मैं जवाब दे रहा हूं, अगर आप मुझे मौका दे। आप बहुत वरिष्ठ हैं सर, सुनिए लीजिए मेरी 30 सेकंड। आज ये फादर डिमेलो सर, आपका पूरा आर्ग्यूमेंट है कि फादर डिमेलो किसी वक्त किसी समय सोनिया गांधी के किसी कैबिनेट से, मतलब अनऑफिशियल कैबिनेट से जुड़ा हुआ था, कुछ कानून उन्होंने। चलिए, आपने अनऑफिशियल कैबिनेट तो माना, आपने अनऑफिशियल कैबिनेट तो माना एनएससी को। एक सेकंड, सुपर कैबिनेट सर, एक सेकंड, सुपर कैबिनेट, अनऑफिशियल कैबिनेट, जो भी इसने कुछ कानून लिखा, जैसे मैंने मॉब लिंचिंग का कानून लिखा जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया, उसने कोई कानून लिखा, उस हिसाब से अगर सोनिया गांधी उस हिसाब से गिल्टी है तो इस हिसाब से बीजेपी के सिटिंग मेंबर है, तो नरेंद्र मोदी जी गिल्टी क्यों नहीं? आप ही का लॉजिक सर, की बात सर। इसके पहले आप दूसरे चैनल में थे, नहीं। उस चैनल में अगर किसी ने कोई गलत काम किया तो क्या दीपक चौरसिया उसके लिए जिम्मेदार होगा? तीसरी बात सर, आपने एफआईआर की बात की, मैं आपको चार्जशीट की बात कर रहा हूं। जब चार्जशीट फाइल होगी आप देखेंगे कैसे बीजेपी के नेता इसमें
शामिल थे। क्यों सर मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो वीडियो आपने दिखाया गगनदीप का, उसने मुस्लिम यूथ को बताया उनको भी मारने वाले बीजेपी से संबंधित युवा थे। मैं दोबारा से कह रहा हूं, हर मॉब लिंचिंग में बीजेपी और उनके नेता शामिल होते हैं। तहसीम आपने पद नहीं बताया, उनका पद नहीं बताया। आप बोल रहे नेता हैं पालघर के बहुत बड़े, तो मुझे पद भी बता दीजिए ना, किस पद पे हैं वो? जिला पंचायत के सदस्य है, तालुका के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य है, सर बता दीजिए ना तहसीम, अगर खुलासा कर रहे हैं। पालघर बीजेपी में ऑफिस बेरर है। पालघर बीजेपी वहां से 80 किलोमीटर दूर है। पालघर बीजेपी वहां से 80 किलोमीटर दूर है तहसीम पुनावाला। एक एक आदमी को जानता हूं, एक एक 110 आदमियों पर रिसर्च किया मैंने। तहसीम पुनावाला, यही तो मेरी आर्ग्यूमेंट है सर। ये गढ़ चिंचले गांव है, 80 किलोमीटर दूर है पालघर से। 80 किलोमीटर से सर, लॉकडाउन में 80 किलोमीटर से क्यों आ रहे? तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपकी सक्षम सरकार में लॉकडाउन तोड़ के 500 लोग घूम रहे हैं। आपके एक प्रवक्ता बोल रहे थे वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पेट्रोलिंग करना पुलिस का काम है या ग्रामीणों का काम है? सर बताइए ना, जवाब दीजिए। यही तो मैं पूछ रहा हूँ। अगर बीजेपी के 2 लोग लॉकडाउन तोड़ के 80 किलोमीटर आ गए, वहां पर आ गए उस गांव के अंदर जहां पर 2 संतों को मारा गया, तो आपको तो इसको इस पे जाके उद्धव ठाकरे को तो महाराष्ट्र के मंत्रालय के ऊपर खड़े होकर अनाउंस करना चाहिए था। फिर तो सोनिया गांधी जी को ट्वीट करना चाहिए था कि बीजेपी के 2 नेताओं ने 2 साधुओं को मॉब लिंचिंग में मार दिया। वो तो खामोश है अभी तक। चार्जशीट में सब शामिल आएगा, चार्जशीट में सब सच बाहर आएगा। और मैं जीवीएल भाई से एक अपील करता हूँ, जब ये लोग कॉन्विक्ट हो गए, दीपक जी, जीवीएल जी, ये तहसीन का काम है केवल झूठ फैलाना और गुमराह करना लोगों को, और कांग्रेस को बचाने की इस प्रकार एक बहुत ही एक फेल्ड स्ट्रेटजी अपनाना। हर बार कांग्रेस पाप करती है और अपने आप को बचाने के लिए किसी और को दोष देने की नाटक रचती है, लेकिन इसमें आप कामयाब नहीं होंगे। ये महाराष्ट्र सरकार का नाकामी, महाराष्ट्र सरकार की कॉम्प्लिसिटी, पुलिस कर्मियों के ऊपर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेना आज तक, और इसको ये कम्युनल किलिंग को बचाने की काम करना, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, सबका चुप्पी साधना, ये क्या दिखाता है? ये किसको बचाने की कर रहे हैं? ये संतों की हत्या को क्यों छुपा रहे हैं? क्यों ये नहीं चाहते हैं कि ये मीडिया में ये मीडिया में खबर ना बने? क्यों जर्नलिस्ट को धमकी दे रहे हैं? क्यों पुलिस के द्वारा जर्नलिस्ट की उत्पीड़न करने की साहस कर रहे हैं? कौन से जर्नलिस्ट सबके पीछे एक बड़ी साजिश है। दीपक सर, ये साजिश बड़ी साजिश है। ये साजिश को जनता समझ चुकी है। आप जितना भी कोशिश करें इसको गुमराह करने की, इसको दबाने की, आज नहीं दबने वाली है। आज लॉकडाउन का पालन संत कर रहे हैं, इसलिए ये सड़कों पर नहीं उतरे हैं। पर लेकिन जिस दिन लॉकडाउन के जो नियम हटेंगे, आप देखेंगे लाखों संत सड़क पर आ सकते हैं, और उद्धव ठाकरे को उनके पूरे जीवन के लिए एक बड़ा दाग साबित होगा, और कभी वो ये भगवा का धारण नहीं कर पाएंगे जिंदगी में, मैं बता रहा हूं। ठीक है, मैं सीधे कहता हूं सुनील चोपड़ा जी हैं, इसके लिए वो जिंदगी भर उनको जनता माफ नहीं करेंगे। सुनील चोपड़ा जी, आप लोग मानते हैं सीपीएम की विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा ये कहती है कि धर्म तो अफीम के समान है, कहीं यही कारण तो नहीं था बहुतायत में वहां पर आपके कार्यकर्ता हैं? मार्क्स ने 2 चीजें कही हैं। मार्क्स ने कहा है तो कहीं उनके गेरुआ कपड़े को देखकर तो नहीं मार गया? भी हो सकता है और गरीब की आह भी हो सकता है। ये गरीबों की आह है। बीजेपी को हराया लोगों ने वहां से और सीपीएम को जिताया। किस लिए? क्योंकि आपने लोगों की जिंदगी कूड़े में डाल चुके हैं आप। ये है कारण। तो देश में कैसे राज कर रहे हैं सर? आपकी पार्टी क्यों सिमटती जा रही है? वेस्ट बंगाल से भी चली गई, त्रिपुरा से भी चली गई, कहां बचे हैं आप? ये तो बताइए हमको। कहां हटाया? पूरी पार्टियां चोरी करते हैं। त्रिपुरा का नाम लिया, आप पूरी पार्टियां चोरी करते हैं। आपने कांग्रेस चोरी की, आपने तृणमूल क्या बिक गए हैं? आप पार्टियों के डकैत हैं। नहीं, आप बिकाऊ हैं। अपने चरित्र को सीपीएम बिक गया है? क्या सीपीएम बिक गया है? क्या ये खुद आप अपने पार्टी को पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं? बीजेपी जनता ने आपको उखाड़ कर फेंक दिया है। मैंने 25 साल के राज के बाद त्रिपुरा की जनता ने
आपके पार्टी को उखाड़ कर फेंका है। मुझे आपको सत्ता से हटाने का काम हमने किया है। आप हमें कहां से सत्ता से हटाए? नहीं किया। हम कहा केरल में हम सत्ता में कब रहे? हम केरल में कभी सत्ता में थे नहीं। सरकार केरला की है, आप नहीं कह सकते। और केरल का भी बारी आएगा, केरल का भी बारी आएगा, निश्चिंत मत रहिए। ठीक है, मैं नवल किशोर दास जी के पास चलता हूं। महन जी मुझे बताइए, कई सारे एंगल्स यहाँ पर सामने आ रहे हैं। ये एक सत्य है कि वहां पर आदिवासियों को भड़काया जाता है सनातन धर्म के खिलाफ। ये एक सत्य है कि वहां पर लंबे समय से कन्वर्जन चल रहा है। सर ये बिल्कुल झूठ है। चलिए आप झूठ कह दीजिए ना सर, मेरे पास तो प्रमाण है इस बात के, मेरे पास तो प्रमाण है। मैं तस्वीरें दिखा देता हूं आपको, प्लीज तस्वीरें दिखाइए। दीपक जी, प्लीज तस्वीरें दिखाइए। क्यों इन चीजों को नजरअंदाज किया जा रहा है महंत नवल किशोर दास? दीपक जी, मैं मुझे बिना लग फैक्ट रहा के है कोई बात कि नहीं करता उद्धव सुनील चोपड़ा सरकार जी। ने दिल्ली की मैडम को ये कहा है कि अब आकर के धर्मांतरण करिए, इस क्षेत्र में कोई हिंदू साधु नहीं आ पाएगा, क्योंकि हिंदू साधु आएगा तो उसकी ऐसी हत्या हम करवा देंगे। आप खुलेआम धर्मांतरण करिए। मुझे तो लगता है ऐसा षड्यंत्र है, इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहता हूं, मांग है हमारी कि वहां निष्पक्ष जांच हो। नाम लें जिसने ये कहा है। आप नाम लें, किसने कहा ये बताइए? किसने कहा ये? नाम लीजिए उस मैडम का, बताइए धर्मगुरु। मैं तो कह रहा हूं ना सीधे आप कि दिल्ली में बैठी मैडम के लिए मुझे लगता है ये कहा गया है कि जाके धर्मांतरण कराओ, जो लोग कराते रहे अभी तक। आपको नहीं पता है उस व्यक्ति को फादर किसने बनाया, वहां धर्मांतरण किसने कराया? ये तो आपको ही पता है कौन करा रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि धर्मांतरण कौन करा रहा है। धर्मांतरण वहां हो रहा था और इसलिए साधु की हत्या कर दी गई कि वहां कोई हिंदू साधु नहीं जा पाएगा। अब निश्चिंत रहो, धर्मांतरण करो। पूरे देश में पैसे के लालच दे करके, भय दिखा करके धर्मांतरण कराया जा रहा है। देखिए वो धर्मांतरण बंद होना चाहिए। नवल किशोर जी, मैं सरकार की एजेंसियां क्या कर रही हैं? सरकार की एजेंसियों का काम है वो जांच करें। का नाम लीजिए आज। सरकार की एजेंसियों का काम है वो जांच करें। हमारा काम जांच करना नहीं है, हमारा काम हमारा। अरे तहसील पूनावाला जी, जीवीएल नरसिम्हा राव जी से नाम पूछ लीजिए, वो बता चुके हैं। जीवीएल साहब इनको नाम बता दीजिए। महंत जी को ये घेरने की कोशिश कर रहे हैं, आप बता दीजिए मैडम का नाम क्या है? बताइए फादर किसने बनाया? वहाँ गांव के गांव, जिले के जिले धर्मांतरण किसने कराए? कौन पैसा दे रहा है वहां पर? हमारे भोले भाले गिरवासी वनवासियों को जो धार्मिक हैं उनको गुमराह कौन कर रहा है? बताइए जीवीएल भाई, बताइए कौन कर रहे हैं? मैडम दिल्ली में कार्रवाई नहीं कर रहे। ये आप बताइए, सरकार में आप बैठे हैं, जांच करिए ना। सरकार में बैठे आप हैं, जांच करो। कौन धर्मांतरण कर रहा है? आपको मालूम नहीं है क्यों धर्मांतरण हो रहा है वहां पर? सुना रहे हैं। गरीब लोगों को, बेचारों को गुमराह करके झूठ मत सुनाइए, उनको धर्म से अलग किया जा रहा है और सनातन का विधर्मी बनाया जा रहा है। इतने संत को मारेगा। पुलिस वालों ने ऐसा लगता है जैसे सफारी ले ली हो। वो बेचारा 70 साल का साधु हाथ जोड़ रहा है। ठीक है, मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं यहाँ पर। पुलिस वाला धक्का मार करके उन हथियारों के बीच में फेंक देता है कि लो मारो। सामने लाओ जो नाम। इससे संकेत मिल रहे हैं। सर नाम लिया जा चुका है, आप सुनते नहीं है सुनील चोपड़ा जी ध्यान से। नाम लिया जा चुका है, मैं जाना नहीं चाहता उसमें। ठीक है, ठीक है, मैं आपको दो आपने छापी थी उनके वकील की, वो किसी और के हमारी मांग है सीबीआई जांच करे और हमारे संतों की। सर मुझे पता नहीं था कि आप सीबीआई आईटी सब चलाते हैं सुनील चोपड़ा जी। आप सीबीआई और आईटी सब चलाते हैं सुनील चोपड़ा जी। तभी आपकी मजबूरी है मुझे बुलाना, नहीं तो कोई कारण नहीं है। ना ना ना, सीबीआई, आईबी, रॉ, नवल भाई, सर एफबीआई और मोसाद तो आपके साथ में नहीं है ना? एफबीआई और मोसाद तो आपके साथ है। नेतान्याहू के दोस्त क्या बात कर रहे हैं? मुझे मालूम है किस मंत्री की तस्वीरें इजराइल में छपी थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और दीपक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चिंता मत करो दीपक जी। आप सुनील चोपड़ा जी चलिए, कोई नहीं, मैं बिल्कुल ओपन हूँ। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छपाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुभाए। सुमित जी आपका मेरे शो में हमेशा स्वागत है। आपको जितना बोलना बोलिए, जितना बोलना वो बोलिए। लेकिन मैं सुनाता हूं गौरव सिंह, शायद अगर नाम मैं सही बोल रहा हूं, गौरव सिंह पालघर के एसपी, जब मैंने उनसे बात की उन्होंने क्या कहा, उसके बाद पलटते हुए उन्होंने क्या कहा। विक्रम सिंह जी प्लीज ध्यान से सुनिएगा।
प्रशासन के पास तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए कई SOS अधिकार होते हैं। क्या उनके पास बंदूक थी? अगर बंदूक थी तो उन्होंने हवाई फायरिंग क्यों नहीं की? सुनिए, पहली बात तो देयर इज नो प्रोविजन फॉर हवाई फायर, ठीक है। क्या फायरिंग का अधिकार नहीं था कि हवाई फायरिंग करके कम से कम उनको डराया तो जा सकता था? देखिए, इस बात में मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि फायरिंग का अधिकार बिल्कुल था। देखिए, पलट गए गौरव सिंह जी, समझ ही नहीं पाए क्या बोलना है। जब मुझसे बात की तो उन्होंने कहा उनके पास हथियार नहीं थे, हवाई फायरिंग का कोई प्रोविजन पुलिस में होता ही नहीं है। अगले दिन उनको लगा कि मुझसे गलती हो गई है। मुझे नहीं लगता कि ये पुलिस कप्तान इस काबिल है कि इस संवेदनशील इलाके की सुरक्षा को संभाल सके। मैं उनके व्यक्तिगत आचरण पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके बयानों के अंदर साफ विरोधाभास है। विक्रम सिंह जी, इन दो बयानों के स्पीकर उनके क्या कहेंगे? क्या उन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को माना है? नहीं, इसका घुमा फिरा करके वो बचाव के रास्ता ढूंढ रहे थे सिंह साहब। लेकिन जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, पुलिस से कोई क्रांतिकारी काम की उम्मीद नहीं की जाती। जो कानून में निहित है उतना ही कीजिए, न उससे दाएं न उससे बाएं। धारा 96 से लेकर धारा 104 इंडियन पीनल कोड आत्मरक्षा या दूसरे की रक्षा, जान और माल की आपको अधिकार देता है। उसी अनुपात में आप बल प्रयोग कर सकते हैं जिस अनुपात का खतरा है। इस घटना में जो जान माल का खतरा था, पुलिस पूरी तरह से स्वतंत्र थी कि गोली चला करके लोगों को एक तरीके से विकलांग, और विकलांग नहीं तो गोली मार करके उनका वध तक कर सकती थी, और उनके ऊपर कुछ नहीं होने वाला। ये मैं बता रहा हूं अपने अनुभव से, प्रैक्टिकल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस और उसके ऊपर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के ऊपर। न करना, कानून की जानकारी न होना एक चीज है और कार्रवाई न करना ये बिल्कुल अलग चीज है। आपने तो जैसे तय कर लिया गांधी जी के 3 बंदर की तरह, ना मैं कुछ देखूंगा, ना मैं कुछ सुनूंगा, ना मैं कुछ कहूंगा। ठीक है, विक्रम सिंह जी दो टूक बोलते हैं, इसलिए आप मुझे बहुत पसंद आते हैं। आप बिल्कुल सही पर्सपेक्टिव खबर का रखते हैं। मैं सीधे चलता हूं सुनीत चोपड़ा जी के पास। सुनीत चोपड़ा जी, ये जो मार्क्सवादी लोग हैं, अर्बन नक्सल्स हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है, वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, ये तुम्हारे बाप कहते हैं ये कोई मार्क्सवादी है, ये कोई अर्बन नक्सल है। मैं तो मानता नहीं हूँ एक भी अर्बन नक्सल। सर, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। सवाल आपकी बकवास नहीं सुनूंगा, सीधी बात करो। सवाल तो सुन लीजिए सर। बकवास नहीं सुनूंगा। सर, ऐसा क्यों होता है? झूठ बोलोगे? सर, ऐसा क्यों होता है? इस विचारधारा, सर ऐसा क्यों होता है? इस विचारधारा से जुड़े हुए लोग, इस विचारधारा से जुड़े हुए लोग याकूब मेनन जैसे आतंकवादी के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता। मत करो। आपके यहाँ की जो भोपाल की MP है बीजेपी की, वो आज भी UAPA केस में है कि नहीं? बताइए। पहले आप बताइए ना जो सवाल पूछे हैं। आप बताइए। याकूब मेमन आपके लिए आतंकवादी था या नहीं था? आप याकूब मेमन के प्रवक्ता बन जाते हैं। आप याकूब मेमन के प्रवक्ता बनते हैं और मैं पब्लिक में आप आतंकवादियों के लिए न्याय मांगते हैं, और लेकिन जिनको साजिश के तहत बुक किया गया उनको आप उनके ऊपर आप टारगेट करते हैं। टाइम बताएगा तभी। तो बहुत केसेस में उनको राहत मिल गया है। आपके झूठे आरोप टाइम बताएगा, धमकी मैं जानता हूँ कि हिंदुत्व वाली और कितना हिंदुत्व टेरर की आपकी जो मुझे यही रुकना होगा। मुझे अफसोस, सुनीत चोपड़ा जी देश ने इसको नकारा है। सुनीत चोपड़ा जी, सुनीत जी, GVL नरसिम्हा राव जी, मेरे पास वक्त इतना ही है, ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ये वादा अपने दर्शकों से करके जा रहा हूं कि पालघर में अभी कई और परतें खुलनी बाकी हैं। क्या हो सकता है इस पूरे हत्याकांड से जुड़े हुई अर्बन नक्सल विचारधारा का कनेक्शन, इस पर भी हम कुछ खुलासे जल्दी ही करने वाले हैं। इस पर रिसर्च चल रहा है, लेकिन ये जरूर मैं आपको बता दूं कि पालघर हत्याकांड ये भारत के इतिहास का एक बड़ा बदनुमा दाग है, और इसको रफा दफा होने देना पत्रकारिता धर्म के खिलाफ है।